हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो भाई हम कल जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसमें हमारे 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे। 10 क्वेश्चन कल कर लिए थे, जो उसके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। और जब हमारे ये 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए बिना किसी डिले के अपनी क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। और हमने देखिए ये 10 क्वेश्चन तो कर लिए थे। अब आज हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और ये जो सारे क्वेश्चन है आपके जो पियोन वाला एग्जाम है या फिर आपका वार्डर वाला एग्जाम है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। या फिर आपका कोई सा भी दूसरा भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डी ट्रिपल एस में जहाँ भी जनरल मैथ पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से आज की क्लास करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई। किसी संख्या के 48% का 2% उस संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या मान लेना है, आपको मान लेना है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको मान लेना है कि संख्या हमारे पास क्या है, 100 है। हमने संख्या मान ली 100 है। जिस संख्या की बात चल रही है वो क्या है, हमारे पास 100 है। ठीक है, तो किसी संख्या, वो संख्या हमने क्या मान ली, 100। ठीक है, किसी संख्या के 48% का, तो भाई 100 का 48% क्या होता है, सिंपल सी बात है, 48 ही होता है ना। या फिर अगर मैं वैसे बताऊं, 100 का 48 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो किसी संख्या संख्या हमने मान ली है 100 का 48%, तो इसका 48% कितना आ गया, 48 ही आ गया का 2%। अब इस 48 का भी 2%, तो 48 का भी अगर मुझे 2% निकालना है तो 2/100 कर दूंगा मैं। अब 48 दूनी कितना होता है, 96, और अपॉन में कितना है, 100। अब नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आएगा, 0.96% आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो बताना था, किसी संख्या के 48% का 2% उस संख्या का कितने प्रतिशत है, तो उस संख्या का 96% है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर मुझे लगता है किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय चीज़ें बताई हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। किसी संख्या, हमने संख्या मान ली 100, उसका 48% क्या हो गया, 48 ही हो गया। 48 का 2% निकालना है, तो 48 का 2% कितना हो जाएगा, 0.96। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 48 गुणा 2/100, तो यहाँ से भी 48 दूनी 96 भाग 100 से करोगे, तो अब ये 2 जीरो हटेंगे तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना आएगा, 0.96। अब हमें बताना उस संख्या का कितने परसेंट है, तो 96% ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। तो ये है आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक घनाभकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली प्लास्टिक की छड़ की अधिकतम लंबाई बतानी है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको जो है डायग्राम बना के भी समझा सकता हूँ। देखिए इस तरीके से, ये एक घनाभ है ना। हमें बताना है कि इसमें भाई सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है उसकी लेंथ बताइए। तो सबसे लंबी अगर आप इसमें छड़ रखोगे तो कैसे रखी जाएगी, इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे रखी जाएगी, है ना। तो ये जो कॉर्नर है, एक तो नीचे वाला कॉर्नर और ये ऊपर वाला कॉर्नर, सबसे लंबी छड़ ऐसे ही रखी जा सकती है। या फिर आप इधर से भी रख सकते हो, इस प्रकार से, इस वाले कॉर्नर पर, है ना। या फिर अगर आपको इमेज देख के चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं बता सकता हूँ कि जैसे आपका जिस रूम में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, तो उसके देखिए नीचे 4 कॉर्नर है और ऊपर भी 4 कॉर्नर है छत पर, है ना। तो जो फर्श वाला कॉर्नर है नीचे वाला, एक कोना लो उसका, और जो छत वाला कोना है उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन वाले कोने को आप मिलाओगे तो सबसे लंबी दूरी वहीं पर आपको मिलेगी। तो वहीं पर सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है, नीचे का एक कोना और उसके सामने ऊपर वाला कोना। या फिर आप दूसरी तरफ देखिए, इस तरफ ऊपर वाला कोना और नीचे वाला कोना। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आप छड़ रखोगे, सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। और ये क्या होता है, ये होता है डायगोनल, विकर्ण। तो बेसिकली मुझे घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए मुझे घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। ये होता है घनाभ के जो है विकर्ण निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो। हमारे पास L की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है और H की वैल्यू भी है। तो √L² क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करोगे 400, प्लस फिर से B का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है,
अब भाई ये कितना हो गया, 400 प्लस 400 800 प्लस एक 900, तो कितना आ गया 900 अंडर रूट के अंदर। अब अगर 900 को आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 900 को आप क्या लिख सकते हो, 30 गुणा 30, है ना, 30 गुणा 30 क्या होता है, 900 ही होता है, तो बाहर अंडर रूट के कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो वो अधिकतम लंबाई क्या होगी छड़ की, 30 सेंटीमीटर होगी। हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए होंगे आप। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने ये बोल रहा है अभी, मनीष ने एक निश्चित धनराशि को 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि उसे 2 वर्ष के बाद 22,578 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट परसेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम और अपॉन 100, ऐसे हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है अभी, रेट परसेंटेज हमारी कितनी है, 3% वार्षिक। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है कितने समय के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 3% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6% हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है। अगर पहले साल 3% लग रहा है तो अगले साल भी 3% ही लगेगा। तो 2 साल की बात है तो मतलब 6% क्या हो जाएगा हमारे पास, 6% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 6%। अब इस 6% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 22,578 रुपए। देखिए ये बोला है यदि उसे 2 वर्ष के बाद 22,578 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो ये 6% की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 22,578 रुपए। हमें क्या बताना है, तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि, जो हम धनराशि निवेश करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 6% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई मैं किससे कर दूंगा, 100 से। आप इसको सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अगर मैं यहाँ से यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो यहाँ पर तो 0 ही आना है। तो 6 की मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यूनिट डिजिट मेरे पास क्या मिल जाए, 0। तो 6 की 3 से गुणा करोगे 8, नहीं हो सकता। 6 की 0 से करोगे बिल्कुल बन जाएगा, 6 पंजे 30, यहाँ से भी बन जाएगा, और 6 दूनी 12, यहाँ से नहीं बनेगा। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से तो हमारे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन में अभी भी हम फंस गए, एक तो सेकंड वाले में और एक थर्ड वाले में। तो अब क्या करेंगे, या तो इसको सोल्व कर लो तो सोल्व करेंगे तो भाई 2 2 4 5 9 7 16, 16 4 20 4 24, 4 2 6, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, और यहाँ पर बचेगा कितना, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। ठीक है, और ये 2 से कितनी बार चला जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। ठीक है, 3 छंग, हाँ 6 ही था ये। तो ये आ गया 3763, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से। तो इतना आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 376, 376 और 300, है ना, 3 के आगे 2 जीरो, तो ये वही वाला जो है सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए आप इस वाली बात को। आगे बढ़ जाएं तो देखिए 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिए थे, इनमें से ही हमारा आंसर होना था, तो हमने इससे जो है कैलकुलेट करके आंसर अपना निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, क्या बोल रहा है भाई, यदि ये है 9,40,000 रुपए की राशि को 2% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। हम जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाफ ईयरली जब हम अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, समय तो हो जाता है दुगना, और जो हमारी रेट परसेंटेज होती है, जो दर होती है, वो हो जाती है आधी, है ना। तो यहाँ पर देखिए रेट परसेंटेज कितनी है, 2%। तो रेट परसेंट 2% वार्षिक है, और जब हम अर्धवार्षिक 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये रेट परसेंटेज हो जाएगी आधी, मतलब 1%। तो रेट परसेंटेज तो हो जाएगी 1%। ठीक है, और समय की कितनी की बात हो रही है, तो जबकि ब्याज 1 वर्ष 1 साल की बात हो रही है तो समय हो जाता है डबल, तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 6 महीने के 2 साइकिल बनेंगे 1 साल में। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास राशि तो ये थी, रेट परसेंटेज ये है, टाइम ये है, हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ से आप 2
जो है 6-6 महीने के 2 साइकिल जो है उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, 1 + 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100 ऐसे निकालते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/100। अब नीचे 2 जीरो हैं, अगर आपको ये 2 जीरो हटाने हैं तो ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2 + 0.01, या आप कह सकते हैं 2.01% क्या आ जाएगी, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जब हम अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2.01% आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आया मेरे पास 2.01%। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो हमारे पास ये राशि है इसका 2.01% निकालना है। तो ये है 94030, इसका जो है 2.01% निकालना है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। अब देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो ये 2 जीरो यहाँ से हटेंगे और ये पॉइंट हट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है 94 मल्टीप्लाई बाई 201। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं यूनिट डिजिट्स के थ्रू जाऊं तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक मेरे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। 4 यहाँ पर है, हो सकता है, यहाँ पर 0 है, नहीं हो सकता, यहाँ पर 6 है, नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर भी 4 है तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, या तो आप एक काम करो 9 4 13, 2 और 1 3, तो 3 का मल्टीपल भी होगा। जो भी आंसर मेरा रहेगा वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि 2 और 1 3, 201 में 3 का फैक्टर छुपा हुआ है। तो जो भी आंसर होगा उसमें भी मेरा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 और 1 9, 9 8 4 12, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 8 और 1 9, 7 2 9। तो यही वाला ऑप्शन मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि देखिए अगर आप 94 की 201 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 1 3, मतलब 201 में 3 का जो है मल्टीपल छुपा हुआ है। अब 2 ऑप्शन तो मेरे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, एक तो फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। अब इसमें मुझे देखना है कि किस में जो है 3 का मल्टीपल है, मतलब कौन सा जो हमारा नंबर है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने जब फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक किया तो 8 और 1 9, उसके बाद फिर है 9 और 8 4 12, ये जो नंबर है ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होती है, मतलब ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक ऑप्शन मेरे पास फोर्थ वाला बचा था, इसको भी चेक करता हूं मैं। तो 8 और 1 9, उसके बाद 7 2 9 और 4, तो मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ गए, तो हमने इसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लिया, उससे हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर 3 का मल्टीपल छुपा हुआ है, जिसमें भी 3 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, उससे हमने कर लिया। लेकिन अगर आपको ये चीज़ भी नहीं करनी, मैं अलग अलग अप्रोच आपको बता रहा हूँ। मेन फोकस है कि आप अप्रोच अलग अलग सीख पाओ, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें हों, ऐसा ना हो कि आप कहीं पर अटक जाओ। तो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, कैलकुलेशन को कम समय में कर पाओगे। तो यूनिट डिजिट वाला मैंने बता दिया, 3 का जो मल्टीपल है उस वाला बता दिया। और तीसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है, जैसे मुझे 94 की 201 से गुणा करनी थी, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 94 की 200 से गुणा करूँ प्लस उसमें क्या कर दूं 94 कर दूं, क्योंकि 94 की कितनी बार गुणा करनी है 201 बार गुणा करनी है ना। 94 94 94 की 201 बार गुणा करनी है, इसका मतलब यही है। तो मैं 94 की सबसे पहले 200 बार गुणा कर लेता हूँ, प्लस उसमें 94 और कर दूंगा, तो यहाँ पर 94 की 201 बार जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करना आसान है। तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 नम 18, 198 और 00, तो ये कितना हो गया 19800, और उसमें 94 ऐड कर दोगे कितना मिलेगा 49819, तो 19,894। देखिए फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूरी मल्टीप्लाई करोगे 201 की 94 से टाइम लगेगा, तो आप इसको तोड़ के, मतलब 201 को 200 प्लस 1 में तोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके मैंने बता दिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, सलील 168 कुर्सियां बेचता है और उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा। सलील सेल्स 168 चेयर्स एंड गेट्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 68 चेयर्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज
ऑब्टेन्ड बाई हिम, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे आप करते चले जाओ, क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अब इसको हम कैसे करेंगे, उसने 168 कुर्सियां बेची, तो क्या हुआ, 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि एक कुर्सी की जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, एक्स है। आप एक्स मान लो, ए मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है एक कुर्सी का वो क्या है, एक्स मान लेता हूं मैं, है ना, एक्स रुपए है। और जो उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो क्या है, 22 रुपए है, ठीक है। एक कुर्सी की बात हो रही है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य है एक्स रुपए, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है 22 रुपए, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है, ये कह रहा है कि भाई 168 कुर्सियां बेचता है तो उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब मुझे आप बताइए, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, अगर मुझे लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य माइनस कर दोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक पेन 10 रुपए का है ना, आपने जो है एक पेन 10 रुपए का खरीदा और आपने अपने दोस्त को या किसी दूसरे पर्सन को वो पेन 15 रुपए का बेच दिया, है ना। 10 रुपए का आपने पेन खरीदा था, कॉस्ट प्राइस आपके लिए, क्रय मूल्य आपके लिए क्या था, 10 रुपए था। आपने अपने दोस्त को उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 15 रुपए। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। समझ पाए इस वाली बात को, 10 रुपए का पेन खरीदा था, उसे 15 रुपए में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का, है ना। तो अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते तो मुझे क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें बताना है कि भाई 168 कुर्सियां बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 168 कुर्सियों का। अगर मुझे उसका विक्रय मूल्य बताना है 168 कुर्सियों का, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मैंने क्या माना है, 22 रुपए। तो 168 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 168 बाई, ठीक है, माइनस एक कुर्सी का मैंने किराया मूल्य क्या माना था, एक्स रुपए। तो 168 कुर्सियों का किराया मूल्य कितना हो गया, 168 एक्स। तो 168 कुर्सियों के विक्रय मूल्य में से मैं अगर 168 कुर्सियों का किराया मूल्य माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लाभ। अब ये लाभ कितना हो रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य था 22 रुपए, तो 68 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 68 बाई। तो इतना मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, देखिए इसके बराबर मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। 168 कुर्सियों को बेचने पर 168 कुर्सियों के विक्रय मूल्य में से मैं अगर 168 कुर्सियों का क्रय मूल्य घटा दूंगा तो मुझे 68 कुर्सियों के बेचने के बराबर क्या होगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब भाई इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर 168 बाई है और यहाँ पर 68 बाई है, तो ये बाई 168 बाई जो है इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 168 बाई में से अगर आप 68 बाई को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100 बाई बराबर ये माइनस के 168 एक्स इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये बराबर हो जाएगा 168 एक्स के। तो यहाँ से बाई अपॉन एक्स अगर मुझे निकालना हो, बाई अपॉन एक्स तो क्या होगा, ये 168 तो ऐसे ही रहेगा और ये 100 जो है इसके अपॉन में चला जाएगा। तो भाई यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, रेशियो मिल गया। ये है सेलिंग प्राइस, बाई हमने माना था सेलिंग प्राइस, एक्स क्या माना था, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है मेरे पास 168, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 100 रुपये। तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है, अगर मैं 100 रुपये की चीज़ को 168 रुपये में बेच रहा हूं तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है, 68 रुपये का। और लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो 68 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ हम कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है, 100 रुपये है। और परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, कितने का, 68% का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, डायरेक्ट आप कर सकते थे, बस इसमें क्या था, लैंग्वेज का थोड़ा, लैंग्वेज को घुमा के दिया गया था। लैंग्वेज अगर आप पकड़ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस मान लिया अपनी तरफ से एक्स है, सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने कि बाई है, क्रय मूल्य है एक्स, विक्रय मूल्य है बाई।
अब देखिए सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 168 कुर्सियों का विक्रय मूल्य में से 168 कुर्सियों के क्रय मूल्य को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होगा। तो 68 बाई, बस आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। हमेशा जो हम लाभ कैलकुलेट करते हैं, लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं, वो क्रय मूल्य पर करते हैं। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर है 17 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ तो आप 17 का स्क्वायर कर लो, उसमें से 8 का स्क्वायर माइनस कर दो, या फिर ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसको जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस के बी, है ना। तो यहाँ पर ए क्या है 17, बी क्या है 8, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ऐसे इसको हम कैसे खोलेंगे, एक तो एक बार प्लस कर दो, तो 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 17 3 20 5 25, 17 8 हो जाएगा 25, गुणा एक बार माइनस कर दो, तो 17 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, बचेगा 9 बचेगा। और इसका क्या है पावर, अगर आप देखोगे तो कितनी पावर है, 3/2 गुणा। अब यहां पर है, एक सेकंड, तो यहां पर है देखिए 512 की पावर 2/3, तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2/3, और डिवाइड 1/4। अब देखिए 1/4 की पावर माइनस के 3 है, तो अगर मैं इस 4 को ऊपर ले जाऊं, पलट दूं मतलब, तो ये जो है पावर मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 3। जब मैंने इसको पलट दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पावर हो गई, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो देखिए यहाँ पर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है आपको, 3/2 गुणा। अब देखिए 8 की पावर 3 की पावर 2/3 है, तो 3 से पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 की पावर 2 भाग 4 की पावर 3। अब देखिए इसकी पावर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 की पावर 3, 5 या 15, 15 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 3 गुणा 8 की पावर 2। अब देखिए ये भाग है तो ये आ जाएगा नीचे 4 की पावर 3, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो 4 चौक 16, चौका 64 होते हैं, 4 की पावर अगर आप 3 करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 64, 64, है ना। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, मतलब 4 की पावर 3 से 8 की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी पूरी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 15 की पावर 3। अब आपको 15 का क्यूब करना है, 15 का क्यूब क्या होता है, 3375 होता है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। या फिर अगर आपको 15 का क्यूब याद नहीं है, तब आप कैसे कर सकते हो, यूनिट डिजिट का आप सहारा ले सकते हो। 5 की पावर कितनी भी करते चले जाओ, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। देखिए 5 की पावर 1 करोगे 5, 5 की पावर 2 करोगे 25, 5 की पावर 3 करोगे 125। तो 5 की कितनी भी पावर करते चले जाओ, आपका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 यूनिट डिजिट सिर्फ यहाँ पर था, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ जाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 854 रुपए है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 28% की छूट देता है, इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य मुझे बताना है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते चले जाओ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, तो ये हो गया देखिए कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया मार्केट प्राइस। हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, और ये है अंकित मूल्य, ठीक है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 854 रुपए है। अब क्या होता है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 28% की छूट देता है। मैंने हमेशा कहा है कि छूट हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है।
तो कितने की छूट दे रहे हैं हम? 28% की। तो 854 रुपये की वस्तु पर अगर आप 28% की छूट दे रहे हो तो यहाँ पर जो मतलब जो वस्तु है 854 की, उसको कितने परसेंट में बेच रहे हो? तो आप कहोगे हम इसको बेच रहे हैं 72% में। परसेंटेज हटाएगा तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। समझ पाए इस वाली बात को? 72 कहाँ से आया है? जब आप 854 रुपये की वस्तु पर 28% की छूट दोगे, डिस्काउंट दोगे, तो 854 रुपये की वस्तु को कितने में बेचोगे? 72% पर बेचोगे। तो 854 का बेसिकली हमें क्या निकालना है? 72%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि जब हम अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं और उसको बेचते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस आता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, है ना, अगर किसी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो उसको अगर लाभ प्राप्त हो रहा है कितने का? 12% का, तो उसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? 112 रहा होगा। 112 रहा होगा, है ना। ये बात क्लियर है ना कि अगर उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने मान लिया कि वस्तु अपने आप में 100 रुपये रही होगी। हमने मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 रुपये है और अगर उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा? 112 रुपये में बेचा होगा। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, क्योंकि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद हम जो है इसको बेच रहे थे। तो ये वाला जो सेलिंग प्राइस है वो इसके सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। दोनों सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लो। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 से कितनी बार चला जाएगा? या फिर 12 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ पर बचेगा कितना? 3, 8 चौक 32, 14 और 8 नम 72, 9 बार। ठीक है, और ये 14 से कितनी बार चला जाएगा? 14 छंग 84 और 14 का ना 14। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 61 गुणा 9 बटे 100। अब देखिए मुझे क्या निकालना है? यहाँ से निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना था मेरा? 100 यूनिट था, है ना। एक यूनिट की वैल्यू ये आ रही है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो 61 गुणा 9। तो 61 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 9 9 छंग 54, 549 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते चले जाओ। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 112 रुपये, क्योंकि 12% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो अगर मैं 12% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचूंगा तो 100 की चीज़ को 112 में बेच दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? अंकित मूल्य था 854 रुपये और उसको 28% की छूट पर बेच रहे थे। तो 854 रुपये की वस्तु को अगर आप 28% की छूट पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 72% में। तो ये जो दोनों विक्रय मूल्य है एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एक विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। दोनों बराबर होंगे तो यहाँ से एक यूनिट की हमने वैल्यू निकाल ली। हमें चाहिए था क्रय मूल्य 100 यूनिट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 549। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। तो ये है हमारे पास डीआई का क्वेश्चन। एक सेकंड, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो रुकिए। बेटी, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 कारखानों द्वारा वनस्पति तेल का उत्पादन लाख टन में किया गया है। इसका अध्ययन करना है, टेबल आपको दे रखी है और अपना आंसर बताना है कि आंसर हमारा क्या आएगा। तो वही कैसे करेंगे? किस वर्ष सभी 5 कारखानों का कुल वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक था? ये हमें बताना है ना। किस वर्ष में सभी 5 कारखानों का कुल वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक था? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये वर्ष हैं 1990, 1991, 91, 1992, 1993। ये अलग अलग वर्ष हैं, है ना, यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो अगर मुझे कुल वार्षिक उत्पादन निकालना है तो मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 1991 का निकाल रहा हूँ तो 1991 में मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 1993 के ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद 1992, उसके बाद 1990, और जो भी अधिक होगा वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं भाई। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम 1991 में जोड़ रहे हैं, तो इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 6 4 10, 6 16, 2 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? तो 18 2 20, 3 23। ये आ गया 3, बचेगा कितना? 2। अब 2 2 4, 8 12, 12 5 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा? 17 3 20, 3 23।
यहाँ पर बचेगा 3, फिर से 2, तो 2 2 4 और एक 5 6 और एक 7, कितना आ गया 73.3 आ गया 1991 में। ठीक है, अब 1993 में ऐड कर लो। 1993 में कितना है, तो 4 + 5 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पर आया 9, फिर 2 बचा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 2 3 5 5 8 13, 13 और एक 14, 14 सॉरी एक सेकंड रुकिए, तो 2 3 5 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 6 26 और 26 और 8 कितना हो जाएगा, तो 26 4 30 4 34, यहाँ पर बचेगा 4, फिर से 3 3 2 5 6 7, कितना आ गया 74.9। ठीक है, अब देखिए 1992 का देख लो, तो 1992 में ऐड करोगे तो 9 2 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8 आ जाएगा 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 और 2 हो जाएगा 25, 5 बचेगा 2, 2 3 5 5 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो 18 2 20 4 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 6 30 2 32, 3 3 2 5 6 7, कितना आ गया 72.5 आ गया। अब एक और बचा है 1990, तो इसको भी ऐड कर लो, कितना आएगा 5 9 14, 14 6 20, 0.2 बचेगा, 2 और एक 3, 3 7 10, 4 14, 4 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, बचेगा कितना 2, 2 2 4 5 6, कितना आ गया 67। तो हमें क्या बताना था, 5 कारखानों कुल वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक था, किसका सबसे अधिक था, तो आप यहाँ पर चारों में देखोगे तो सबसे अधिक किसका है 1993 वाले का है 74.9, तो ये 1993 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको आपको ऐसे जोड़ के करना था, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि हमें सारी जो चीज़ें हैं उनको ऐड करना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5,230 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:2 है, और सी और ए और बी के संयुक्त हिस्से का 1/4 भाग प्राप्त होता है, तो ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो लैंग्वेज है, लेकिन जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करोगे क्वेश्चन आसान रहेगा। तो सबसे पहले 5,230 रुपए की राशि को 3 पर्सन है ए बी और सी, उसमें जो है हमें डिवाइड करना है। अब क्या कह रहा है भाई, ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:2 है, तो जैसे बोला है ऐसे लिख दो, ए का और बी और सी के संयुक्त हिस्से का जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:2। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, और सी और ए और बी के संयुक्त हिस्से का 1/4 भाग प्राप्त होता है। सी को देखिए, ए और बी के संयुक्त हिस्से का, तो सी को कितना प्राप्त होता है, बी ए और बी के संयुक्त हिस्से का कितना 1/4। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है वैसे हमने लिख लिया। सी को कितना प्राप्त होता है, तो सी को प्राप्त होता है ए और बी के संयुक्त हिस्से का 1/4, इसके संयुक्त हिस्से का 1/4 प्राप्त होता है, मतलब सी को 1 और ए और बी को 4। अब हमें क्या बताना है, ए और बी के हिस्से का अंतर हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ए बी और सी को कितना कितना पार्ट मिल रहा है। तो भाई टोटल पार्ट की अगर मैं बात करूँ, टोटल है कितना, तो देखिए 3 2 5, यहाँ पर भी 5, टोटल पार्ट जो हमें बांटना है वो कितना है 5 ही है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का हिस्सा करेंगे तो 3 2 5, यहाँ पर भी 5 है। ए बी और सी का हिस्सा करेंगे तो 4 और 1 5, दोनों का मतलब 5 5 है। टोटल पार्ट मुझे बांटना है 5। अब ए की वैल्यू तो 3 है, तो बी और सी की वैल्यू है 2। अब देखिए ए की मुझे पता है, ए की पार्ट है 3, सी का पार्ट भी मुझे पता है, सी का पार्ट कितना है 1 है। तो अगर सी का पार्ट 1 है, ए का पार्ट 3 है, और देखिए ए और बी का पार्ट 4 है, तो यहाँ से मैं बी का निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए का मुझे पता है, ए का कितना है 3, तो बी का बचा हुआ कितना होगा 1, 3 + 1 मिलकर ही तो 4 बना होगा। तो जो बी का पार्ट है वो कितना है 1 यूनिट है। अब मुझे बताना है ए और बी के हिस्से का अंतर। तो भाई ए का पार्ट है 3, बी का पार्ट है 1, तो इन दोनों के हिस्से का अंतर कितना होगा 2 यूनिट, और टोटल जो राशि है हमारे पास वो कितनी है 5,230। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 5,000। कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5,230 ये किसकी वैल्यू है, टोटल जो है 5 पार्ट की वैल्यू है, मुझे 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा कर दूंगा मैं 2 से। अब देखिए इसको सोल्व कर लो, 5 से एक बार, 5 चौक 20, और यहाँ पर बचेगा कितना 3, 5 छंग 30,
तो 1046 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2, 2092 आ जाएगा और मेरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए इस वाली बात को? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है, एक बाइक 1 सेकंड में 17 मीटर चलती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो भाई मीटर में जो है 1 सेकंड में 17 मीटर चलती है, तो बाइक की जो स्पीड है वो कितनी है, 17 मीटर प्रति सेकंड है। जो बाइक की स्पीड है वो कितनी है, 17 मीटर पर सेकंड। अब इसको अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप या तो मल्टीप्लाई कर लो फिर 5 से भाग कर लेना, या फिर पहले भाग कर लेते। तो 5 तिया 15, यहाँ पर बचेगा कितना, 3, 5 छंग 30, तो कितना आ गया, 17 गुणा 3.6। तो 17 की 3.6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17 छक्का 102, बचेगा कितना, 10 पॉइंट लग जाएगा, 17 तो 51, 51 10 61, कितना आ जाएगा 61.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 61.2 किलोमीटर प्रति घंटा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसके उल्टा 5/18 से जो है गुणा कर देते हैं। अब भाई इसको याद करना भी बड़ा आसान है। देखिए मीटर से ज़्यादा बड़ा क्या होता है, किलोमीटर। तो अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मतलब बड़ी वैल्यू में बदलना है, तो ऊपर बड़ा वाला नंबर रहेगा 18/5, है ना, ऊपर रहेगा 18 क्योंकि बड़ी वैल्यू में बदलना है। ऐसे ही अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है छोटी वैल्यू में, तो ये जो 5 है ये ऊपर हो जाएगा 5/18। ठीक है, बड़ी में बदलना है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर 18/5, छोटी में बदलना है तो छोटा वाला नंबर 5/18। क्लियर है, याद करना भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। इसकी जो पीडीएफ है बिना आंसर की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और आप सर्च भी कर सकते हैं पेपर 1 बाई शिवम चौहान। तो चलिए मिलते हैं कल। तो कल हम एक अलग प्रैक्टिस सेट करेंगे, और शाम को 8:30 बजे हम जो है आज रीजनिंग का रैंकिंग, जो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में हम रैंकिंग वाले जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। बाकी जो है इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है।